आप देख रहे हैं निर्णय। कई बार जीवन में उठाया गया एक गलत कदम जीवन की पूरी दिशा बदल कर रख देता है। इसीलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले इंसान को अच्छे से विचार करना चाहिए कि इस निर्णय का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या पता वही एक निर्णय आपके जीवन की दिशा बदल दे। अपने छोटे से सुंदर से कच्चे पक्के मकान के बरामदे में सुमित्रा जी बैठी थी। लकड़ी की जाफरी से घिरा बरामदा, सामने की जमीन पर मौसमी फूल खिले थे जो किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए काफी थे। बड़ा ही मनभावन नजारा था। सुमित्रा जी अखबार लेकर अवश्य बैठी थी, पर अखबार पढ़ने में उनका ध्यान नहीं लग रहा था। एक अजीब सी अकुलाहट और बेचैनी उनके पूरे व्यक्तित्व को घेरे हुए थी। राजीव आने वाला था, किसी ऋतु को साथ लाने की भी बात कर रहा था। सहकर्मी है बोल रहा था, पर सहकर्मी इतनी करीब है क्या जो सीधा घर में लेकर आ जाए। ढेर सारे सवाल सुमित्रा जी के दिमाग को परेशान कर रहे थे। आज सुमित्रा जी बस अपनी इन्हीं सोचों में गुम थी। आज उनका दिमाग कहीं और दिल कहीं और था। और यह थी सुमित्रा तिवारी जो सूर्यगढ़ गांव के प्राइमरी स्कूल में बतौर टीचर नियुक्त हुई थी और सालों बाद प्रिंसिपल बनकर उन्होंने स्वयं ही रिटायरमेंट ले लिया था। एक अध्यापिका के रूप में उन्होंने बड़ा नाम और सम्मान कमाया था। सुमित्रा जी कहाँ से आई थी और कहाँ की रहने वाली थी, गांव वालों की कभी पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। इसकी वजह थे गांव के सर्वे और जमींदार रुद्र प्रताप सिंह, उनकी श्रीमती सीमा और उनकी मां सरस्वती देवी। रुद्र प्रताप सिंह जी सुमित्रा जी को अपनी बहन मानते थे और सिर्फ बहन मानते ही नहीं थे बल्कि बहन जैसा स्नेह भी करते थे। सुमित्रा जी गांव के मंदिर के बाहर सरस्वती देवी की कोठी में उनके ही साथ रहती थी और जब सरस्वती देवी वृद्धावस्था के कारण मंदिर की जिम्मेदारी संभालने में असमर्थ हो गई, तब सारी जिम्मेदारी सुमित्रा जी ने अपने ऊपर ले ली थी और स्कूल से रिटायरमेंट ले लिया था। सरस्वती देवी अपने मंदिर के बाजू से बनी कोठी में बरसों पुरानी सहायिका गोमती के साथ रहती थी। गोमती ही उनका सारा कामकाज निपटाती थी। यही सूर्यगढ़ में सरस्वती देवी की कोठी में सुमित्रा जी का पुत्र राजीव का भी जन्म हुआ था। आज से करीब 25 साल पहले सारे गांव में यह प्रचलित था कि पति की असामयिक मृत्यु के बाद जब ससुराल वालों ने सुमित्रा जी को घर से निकाल दिया था, तब सुमित्रा जी को राजीव होने वाला था। उस वक्त सरस्वती देवी ने उन्हें अपनी शरण में रखा था। तब से अब तक वह यहीं पर हैं। आज राजीव मुंबई में कहीं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। उसने सूर्यगढ़ से बाहर जाकर भोपाल इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी की और अपना पढ़ाई का खर्चा छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर खुद निकाला। बड़े अच्छे नंबरों से पास हुआ और उसे नौकरी भी बड़ी जल्दी ही मिल गई थी। आज राजीव के साथ ऋतु भी आने वाली है। यह सुनकर सुमित्रा जी के मन में घबराहट, अकुलाहट, बेचैनी हो रही थी। एक बड़ा कठिन निर्णय उन्होंने इसी वक्त लिया। आज तक जो मैंने राजीव को नहीं बताया वह मैं सब उसको बता दूंगी। आज तक मैंने अपने बेटे को अपनी असलियत से अनजान रखा। मेरी असलियत जो गांव वालों को भी नहीं पता। मेरी असलियत इस सूर्यगढ़ में अगर कोई जानता है तो वह है माताजी, रुद्र प्रताप भैया और सीमा भाभी। इन तीनों के स्नेह के बल पर ही आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। परंतु राजीव को आज मैं सब कुछ बता दूंगी। सुमित्रा जी की सोच का कोई आदि अंत नहीं था। वह कुर्सी पर पीछे सिर टिकाए आंखें बंद करके सोच रही थी। प्यार इस दुनिया में एक पवित्र चीज है, एक एहसास है, एक खुशबू है। उसे यदि प्यार करने वाले दोनों दिलों ने महसूस किया तब तो ठीक है, और यदि दोनों दिलों में से किसी एक के दिल ने भी बेईमानी कर दी प्यार में,
तब दूसरे दिल के लिए यह प्यार ही गलती साबित हो जाता है। सुमित्रा जी सोच ही रही थी कि तभी एक मीठी आवाज उनके कानों में पड़ी। माँ, कहाँ खोई हो? ये राजीव था। उसके प्यार भरे स्वर ने सुमित्रा जी को चौंका दिया था। वह हड़बड़ा कर उठकर खड़ी हो गई थी और झट से अपने बेटे को गले से लगा लिया और ढेर सारा आशीर्वाद दिया। फिर पूछा, रितु कहाँ है? तू जो कह रहा था रितु तेरे साथ ही आएगी? राजीव के पीछे और दरवाजे से बाहर थोड़ा झांकते हुए सुमित्रा जी ने मुस्कुरा कर पूछा था। रसोई घर से गोमती भी आ गई थी। यह तो मुंबई नहीं है ना माँ, यह गांव है। यहाँ किसी अनजान लड़की को सीधे घर में लाना बदनामी का कारण बनता है। मंदिर में मेहमानों वाले कमरे में पंडित जी से कहकर उसे ठहरा के आया हूँ। पंडित जी ने उसे हाथों में फल मीठा दूध दे दिया है। वह नहा धोकर खाएगी, थोड़ा विश्राम करेगी, फिर आएगी तुमसे मिलने। सहज सरल मुस्कान से राजीव का चेहरा बिल्कुल दमक रहा था। ऊंचा कद, पूरा सुदर्शन युवक था राजीव। सुमित्रा जी ने राजीव को अपने पास बैठाते हुए कहा, बेटा, मुझे तुझे कुछ बताना है। आज सुमित्रा जी के लहजे में घबराहट थी। उन्होंने फिर बोला, बेटा, आज मैं तुझे अपने जीवन की सच्चाई बताने जा रही हूँ, जो मैंने कभी तुझे नहीं बताया। आज जब तू रिति को ला रहा है, जाहिर है कि तू उससे शादी की बात करेगा और मुझसे पहचान कराएगा। तब तुझे भी यह जानना जरूरी है कि मेरी जिंदगी क्या थी और तू क्या है, हम कौन हैं और यहाँ इस गांव में कैसे आए। तेरा जानना जरूरी है कि तेरा और मेरा अतीत क्या था, क्योंकि अगर तुम ऋतु को मुझसे शादी करने की वजह से मिलवाने लाए हो, तो तुम्हारे और उसके रिश्ते के समय तुम्हारे पिताजी का भी जिक्र अवश्य ही आएगा। इसीलिए तुम्हारा सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। तब तक गोमती ने राजीव के सामने नाश्ते की प्लेट रख दी थी। नाश्ते की प्लेट की तरफ जाते जाते भी राजीव के हाथ रुक गए थे और आंखों में एक अजीब सा भाव लिए राजीव अपनी माँ की तरफ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज सुमित्रा जी किस अतीत की बात कर रही हैं, क्योंकि वह तो बस इतना ही जानता था कि उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुमित्रा जी के यह कहने पर कि आज वह राजीव को बहुत कुछ बताएंगी, नाश्ते की प्लेट की तरफ उसके हाथ जाते जाते भी रुक जाते हैं। एक विचित्र सा भाव आंखों में लिए वह अपनी माँ की तरफ देखने लगता है। तभी एक पॉइंट पर अपनी नजरें गड़ाए सुमित्रा जी अपने अतीत के पन्नों को एक एक करके पलटना शुरू करती हैं। बहुत पुरानी बात है मेरे बच्चे, सुमित्रा जी अपनी दाहिनी हथेली की तरफ देखते देखते बोल रही थी। शायद बतौर माँ राजीव की तरफ देखकर बोलने की उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उन्होंने अपना दिल कड़ा कर लिया था। अपनी हथेली की रेखाओं को नजरों से समझती गिनती कुछ सोचती हुई वह बोलती जा रही थी। मेरी जिंदगी की कहानी सेवनिया कस्बे से शुरू होती है। हाँ, कस्बा ही कह सकती हैं। स्कूल भी था वहाँ, कॉलेज भी था, बड़ा अस्पताल भी था, छोटा स्टेशन भी था और साथ ही एक अच्छा खासा मार्केट भी। परंतु लोगों की मनोवृत्ति गांव के लोगों जैसी ही थी। मेरे पिता रामनाथ तिवारी जी बहुत बड़े विद्वान, शास्त्रों के ज्ञाता और कस्बे के मंदिर के पुरोहित थे। सारा गांव उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता था। छोटा बड़ा हर कोई उनका सम्मान करता था। मेरी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी, अतः घर में कोई रोक टोक करने वाला था नहीं। स्कूल की दीवार और वहाँ का माहौल बदलकर जैसे ही मैं कॉलेज पहुँची, मुझे भी दूसरे बच्चों की तरह उड़ना बहुत भाया। सुमित्रा जी सोच रही थी कि मेरी कहानी अभी तो राजीव सुन रहा है, परंतु बाद में पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा। इधर राजीव सोच रहा था कि माँ की जिंदगी की शुरुआत से ही माँ बता रही हैं। मैंने तो कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि माँ कहाँ से आई है। मैंने माँ से कभी पूछा क्यों नहीं। जब जब पिताजी के बारे में मैंने कभी पूछा तो माँ ने गोल मोल उत्तर देकर मुझे चुप करा दिया और मैं अपने में ही पढ़ाई में ही मगन रहा।
मुझे ये भी नहीं सूझा कि पूछूं तो माँ से एक बार। बच्चे बड़े होकर अपने में ही मस्त हो जाते हैं। अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना करियर, नौकरी, शादी, अपने ही पिंजरे में कैद होकर रह जाती हैं। जो बात माँ आज मुझे बता रही है, वो बात मुझे खुद से पहले ही पूछनी चाहिए थी। आज राजीव को अपनी माँ का मन ना टटोलने की वजह से बड़ा ही पछतावा हो रहा था। मन ही मन उसे आत्मग्लानि हो रही थी। तभी सुमित्रा जी की आवाज से उसकी तंद्रा भंग हुई। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब मेरी मुलाकात संजय सिंह से हुई। वो मुझे पहले ही नजर में भा गए थे। उनमें बात ही कुछ ऐसी थी कि उनकी ओर खींचे बिना रह ना सकी मैं। धीरे धीरे हमारी पहचान हुई, फिर वह पहचान घनिष्ठता में तब्दील हुई। उसके बाद वह घनिष्ठता और प्यार हद से आगे कब बढ़ गया, न मुझे पता चला न संजय को। संजय उस समय एमएससी प्रीवियस में था। मैं सेकेंड ईयर में पहुंची और संजय एमएससी फाइनल में पहुंचे। दिन यूं ही गुजरते गए। मैं संजय के साथ बहुत खुश थी। हालांकि संजय के बारे में मैं कुछ खास जानती नहीं थी। इधर उधर की बातों से और सहेलियों से पता चला कि सेवनिया के बाहर की तरफ एक फार्म हाउस है। वहां पर संजय रहता है, नौकरों चाकरों के साथ। बिहार के किसी जमींदार परिवार का वारिस है। ऊंचा, पूरा सांवले रंग का सुदर्शन संजय। उसके सामने आते ही मैं सब कुछ भूल जाती, सुध बुध खो जाती, दुनिया भूल जाती। जब वो मेरे सामने होता तो बाकी दुनिया मेरे लिए धुंधली हो जाती। हम चोरी छिपे मिलते, सपने सजाते जिंदगी की, साथ रहकर जिंदगी को जीने की चुकत भिड़ाते, आगे की जिंदगी की भूमिका बनाते कि कैसे अपने अपने घर वालों को मनाना है, कैसे क्या करना है। संजय चाहता था कि मैं शादी के बाद जॉब ना करूं, घर परिवार संभालूं। मैं भी संजय के साथ एक हसीन और खुशहाल जिंदगी के सपने सजोने लगी। संजय ऑफिस जाएगा और मैं घर रहकर उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाऊंगी। पूरा दिन उसका इंतजार करूंगी। फिर जब वह शाम को वापस आएगा तो मैं उसके बेल बजाने से पहले ही दरवाज़ा खोलूंगी और झट से उसके गले लग जाऊंगी। फिर अपने हाथों से उसे खाना खिलाऊंगी। जिंदगी बड़ी रंगीन दिखती उस वक्त मुझे। प्यार मेरे लिए एक पूजा थी। मेरी फाइनल परीक्षा हो गई, फिर घर जाने की बारी आई। इधर मैं घर के लिए निकली और उधर संजय भी बिहार के लिए निकला। घर जाने की खुशी तो थी मुझे, पर इतने दिन संजय से दूर रहने का दुख भी था। जाते वक्त मैं बहुत भावुक हो उठी। संजय ने मुझसे ढेरों वादे किए, मेरा पता भी लिया। यह भी कहा कि वहां पहुंचते ही अपने पिता को बताएगा और मुझे पत्र लिखेगा। मैं इंतजार करती रह गई और करती ही रह गई। ना तो उसका पत्र आया और ना वह स्वयं आया। मेरी अतरंग सहेली बीना एक दिन आकर मुझसे बोली कि संजय का फार्म हाउस बिकाऊ है, वहां पर अब कोई नहीं रहता। उसकी बात सुन मेरे प्राण हलक में अटक गए। इतने बड़े बिहार राज्य में संजय कहाँ रहता था? उस शहर का नाम मुझे नहीं मालूम, उसके पिता का नाम मुझे नहीं मालूम। मुझ पर तो जैसे बिन मेघ के वज्रपात हो गया था। सारा गांव बाबा को मानता था। अगर बाबा को पता चला तो बाबा क्या कहेंगे? मैंने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उन पर क्या गुजरेगी? गांव वालों से कोई बात छुपती तो है नहीं। जब गांव वालों को पता चलेगा तो लोग मेरे साथ मेरे बाबा को भी धिक्कारेंगे। जब उसने मेरा पता लिया तब मैंने भी उसका पता क्यों नहीं लिया? दिन गुजरते रहे और मेरी उलझन भी बढ़ती रही। मैं किससे कहती अपने मन की बात? मेरे शारीरिक परिवर्तन जब तुम्हारे आगमन की सूचना देने लगे तो मैंने मौत को गले लगाना ही उचित समझा, पर मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कारने लगी। अपने कुकर्मों की सजा उस नामांकंतुक को क्यों? मुझे जल्द ही कुछ निर्णय लेना था। अब सेवनिया से बाहर जाने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था मेरे पास। पर जाती तो जाती कहाँ? संजय के पास। इतने बड़े बिहार राज्य में मैं कहाँ ढूंढूंगी उसे?
अगर वह सच में मुझसे प्यार करता था तो इस तरह छोड़कर जाता ही क्यों? पर अब मैं क्या करूं, क्या ना करूं, मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था। मैं जैसे पागल ही हो गई थी। उसने तो सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया था। उस दिन आधी रात को जब सारा गांव सो रहा था, मैं चुपचाप अपने घर की सांकल खोलकर बाहर निकली। इस तरह घर से बाहर अगर कदम बढ़ाया तो क्या कभी घर पर वापस आकर अपने बाबा को मुंह दिखा पाओगी? मेरी अंतरात्मा ने फिर मुझे टोका। नहीं, मैं इस तरह नहीं रह सकती। मैंने एक कठिन निर्णय लिया। फिर बिना पीछे देखे भागती चली गई। मैं भागती रही और भागती गई। मेरी सांसें धौंकने की तरह चल रही थी। जब मेरे कदम रुके तो मैंने देखा कि मैं सेविया की उम्मीदें से छोटे से स्टेशन में खड़ी थी। एक पैसेंजर ट्रेन के पहिए धीरे धीरे हिलना शुरू हो गए थे। मैं फिर से दौड़ी और जो भी कंपार्टमेंट सामने मिला उस पर चढ़ गई। उस कंपार्टमेंट में 5 महिलाएं थी। कोई अपने सामान के ऊपर सिर टिकाए सो रही थी और कोई एक दूसरे के कंधे पर सर लगाए सो रही थी। किसी को पता नहीं चला कि मैं भी चढ़ गई ट्रेन में। मुझे भी बैठने के लिए सीट मिल गई थी। मैं बैठी तो काफी देर बाद मेरी सांसें काबू में आई और मैं खिड़की से सिर टिकाकर सोचती रही कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। संजय मुझे इस तरह धोखा देगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो तो मुझसे प्यार करने का दावा करता था, मोहब्बत का दम भरता था। फिर क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? क्या वह सब बस एक झूठ था? क्या मैं अब तक बस एक झूठ को जी रही थी? मेरी आंखें नम हो चुकी थी। सोचते सोचते पता नहीं कब सो गई। एक आहट से मेरी नींद खुली। देखा तो सामने दरवाजे से टीसी पलटकर महिलाओं के टिकट मांगने लगा और गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी थी। मैं निशब्द दूसरे दरवाजे से स्टेशन पर ही उतर गई। वह पता नहीं कौन सा स्टेशन था। सुबह का उजाला बस हो ही रहा था। मैंने इधर उधर देखा लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। मैं चुपचाप स्टेशन के बाहर हो गई। दुश्चिंता और भूख के मारे मुझे चक्कर से आ रहे थे। मेरा सर फट रहा था और आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा था। स्टेशन के बाहर भी कोई बैठने की व्यवस्था थी नहीं। मैंने देखा एक सूनी सी सड़क, दोनों ओर बड़े बड़े छायादार पेड़। मैं चलने लगी धीरे धीरे उसी तरफ। अब मेरी आंखों के आगे धीरे धीरे और अधिक अंधेरा छा रहा था। फिर भी मैं डगमगाते कदमों से आगे को बढ़ती ही जा रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे लगा दूर से 2 साए चले आ रहे हैं, परंतु चक्कर आने और आंखों के आगे अंधेरा छाने की वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा था और मैं लहरा कर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोग मेरे आसपास कुछ बातें कर रहे हैं। कमजोरी के कारण मेरी आंखें खुल नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से आंखें खुली तो देखा एक वृद्ध सज्जन मेरे नब्ज पकड़े बैठे थे और पलंग के दूसरी तरफ एक वृद्धा सफेद साड़ी पहनी बैठी थी। मेरे पायताने एक भव्य सुदर्शन बड़ी बड़ी मूंछों वाले युवक बैठे थे। उनके पीछे एक खूबसूरत सी महिला सर पर पल्ला लिए खड़ी थी। संभवतः उस सुदर्शन युवक की पत्नी थी। मेरी आंखें फिर मुंद गई थी। यह दूध पी लो बहन। बहुत सुंदर सी महिला ने मेरे कंधे धीरे से उठाकर मुझे अधलेटा सा कर दिया था। दूध पीकर तनिक जान में जान आई थी मेरी। तुम्हारा नाम क्या है बिटिया? स्नेह सने शब्दों को पाकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उस वृद्ध महिला ने मुझसे पूछा। मैंने कहा सुमित्रा। फिर बहते आंसुओं के बीच में रुक रुक कर मैंने अपनी जिंदगी की सारी कहानी उन्हें बयान कर दी थी। क्योंकि उन्होंने मेरी मदद की थी, इसीलिए मैं उनसे कोई भी भेद नहीं रखना चाहती थी। अगर झूठ बोलती तो एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते। लेकिन फिर भी सच किसी के छुपाए नहीं छुपता। एक ना एक दिन तो सबके सामने आ ही जाता है। इसीलिए मुझे सच बोलना ही बेहतर लगा उस समय।
मैं अपना यह मुंह गांव के लोगों को और अपने पिताजी को नहीं दिखा सकती। मैंने हाथ जोड़ दिए थे। कमरे में उपस्थित तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा था। देखो बहन सुमित्रा, मैं रुद्र प्रताप यहाँ का जमींदार हूँ। यह मेरी माता सरस्वती देवी और यह तुम्हारी भाभी सीमा। रुद्र प्रताप जी की बड़ी बड़ी आंखें जैसे मेरे अंदर भेद कर मेरे मन का भाव आंक रही थी। देखो बहन सुमित्रा, तुमने गलती तो की है जिंदगी में। तुम अगर वापस नहीं जाना चाहती हो तो ना सही, पर एक बात तुमको ध्यान में रखना है, गलती का खामियाजा हर इंसान को भुगतना पड़ता है। तुम्हारी संतान तुम्हारी गोद में आने तक का समय है तुम्हारे पास। यह निर्णय तुम्हें लेना है कि तुम अपनी जिंदगी कहाँ गुजारोगी, यहाँ रुद्र प्रताप की बहन बनकर या बाहर कहीं और अपने बूते पर। कितना कहकर राजसी चाल से रुद्र प्रताप भैया बाहर चले गए थे। मैंने धीरे से आंखें मूंद ली थी। रुद्र प्रताप भैया ने मेरी सारी बातें स्पष्ट बताने पर रहम खाया था और सहानुभूति दिखाई थी। या तुम्हारी तकदीर थी जो सारा खेल करवा रही थी। आज सोचती हूँ वह क्या हो रहा था। थोड़ी देर के लिए सुमित्रा जी चुप हो गई थी, परंतु राजीव की तरफ नहीं देखा था उन्होंने। राजीव बिना नाश्ता किए वैसे ही चुपचाप मां की तरफ देखकर पत्थर की मूर्ति बना सुन रहा था। मेरी तबीयत संभलती गई। उसके बाद तुम आए मेरी गोद में। सारे घर में जैसे खुशियां सी छा गई। सब लोग बहुत खुश थे। रुद्र प्रताप भैया ने पूरे गांव में मिठाई बंटवाई थी और सरस्वती देवी जी तुम्हें घंटों गोद में लेकर बैठी रहती थी। सीमा भाभी भी तुम्हें देखकर फूले ना समाती। तुम्हारी किलकारियों के बीच में मेरे मन का शोर कुछ कम हुआ। इस बीच में मुझे बहुत कुछ और पता लगा। रुद्र प्रताप भैया और सीमा भाभी निसंतान हैं। यह भी पता लगा कि सरस्वती देवी यहाँ अलग रहती हैं, मंदिर के सारे काम काज निपटाती हैं और उनके साथ गोमती बहन रहती हैं, उनका सारा काम करने के लिए। रुद्र प्रताप भैया और सीमा भाभी बाजू की बड़ी सी कोठी में रहते हैं। अवश्य पर एक दिन में 10 चक्कर यहाँ लगाते हैं। इस वक्त तक मैंने भी मन में एक निर्णय ले लिया था। सिर के ऊपर पंखा चलने के बावजूद सुमित्रा जी को पता नहीं क्यों तनिक बेचैनी सी हो रही थी। अपनी साड़ी के पल्ले से पसीना साफ करते हुए वह राजीव से बात कर रही थी। राजीव ने उठकर पंखा जोर से कर दिया था। तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है माँ। रहने दो, बाद में बताना। अभी आप आराम करो। मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। नहीं मेरे बच्चे, ऋतु के यहाँ आने से पहले मुझे सारी बातें तुम्हें बता ही देना है। इतना कहकर सुमित्रा जी ने अपनी बात जारी रखी। इस बीच में एक दिन सीमा भाभी अकेली आई। उन्होंने एक सुझाव दिया कि सुमित्रा बहन, मेरी बात पर गौर करना, फिर कोई निर्णय लेना। अगर तुम यहाँ रहोगी तो समाज के सवाल जवाब तुम्हें नहीं देने पड़ेंगे और इस बच्चे के प्यार में हम सब आनंदित होते रहेंगे। मैंने काफी कुछ सोचा और यही निर्णय लिया कि यहाँ रहना ही सही रहेगा। रुद्र प्रताप भैया की निगरानी और देख रेख में तुम्हारा जीवन सही दिशा पा सकेगा। सरस्वती माँ भी समान रूप से तुम्हारी देखभाल करेंगी। वो बड़ी हैं, वो तुम्हें बहुत हिम्मत देंगी। अब सुमित्रा जी की सांस भी तेज चलने लगी थी। पसीने से लथपथ हो रही थी सुमित्रा जी। माँ, मुझे और कुछ नहीं सुनना। तुम मेरी माँ हो और माँ ही रहोगी। जिन्होंने तुम्हें मझदार में छोड़ा, मुझे उस पिता के बारे में जानने की जरूरत नहीं है माँ। मेरे लिए रुद्र मामा और मामी और नानी काफी हैं और सबसे जरूरी आप हो माँ। आपका अतीत क्या था, मेरे लिए यह बात कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि माँ तो माँ होती है। तुम उत्तेजित मत हो माँ, तबीयत खराब हो रही है तुम्हारी। तुम चुप हो जाओ प्लीज। माँ की तबीयत खराब देखकर राजीव बहुत परेशान हो गया था। नहीं बेटा, मुझे आज बोलने दे। थोड़ी देर में ऋतु आ जाएगी, फिर मैं ना बोल पाऊंगी।
सुमित्रा जी अपनी सांसें संभालने के लिए थोड़ी देर रुक गई थी। थोड़ा पानी पीने के बाद उन्हें ठीक लगा। तब उन्होंने बोलना चालू किया फिर से। रुद्र प्रताप भैया और सीमा भाभी की देखरेख में तुम फूल की तरह खिलते चले गए बेटा। ईश्वर का आशीर्वाद ही समझूंगी मैं कि माताजी मुझे उठाकर उस वक्त यहाँ ले आई थी। तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन लेते ही रुद्र भैया ने गांव में एक प्राइमरी शाला खुलवा दी और मुझे वहां नियुक्त कर दिया। मेरी भी जिंदगी चल निकली और वक्त अच्छा बीतने लगा। सुमित्रा जी अपने सीने पर दाहिना हाथ मलते हुए धीरे धीरे बोल रही थी। मैंने प्यार को सबसे ऊपर रखा। बिना इंसान को पहचाने मैंने प्यार किया और अपने पिताजी की इज्जत, अपने मान सम्मान को मैंने कौड़ियों का मोल दिया। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। यही बताना था तुझे बेटा। छूट की बुनियाद पर प्यार का महल खड़ा नहीं हो सकता बेटा। तुम ऋतु को सब सच बता देना, आगे ईश्वर की मर्जी। अगर तुम ऋतु से शादी करना चाहते हो, उसे इस घर का हिस्सा बनाना चाहते हो, तो उसका यह जानना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारी माँ और तुम्हारा अतीत क्या है। कहते कहते सुमित्रा जी उठकर खड़ी हो गई थी और यदि उस वक्त राजीव ने उन्हें थाम न लिया होता तो बेहोश होकर वह गिर जाती। गोमती मौसी, राजीव की आवाज़ पूरे घर में गूंज गई थी जैसे। रुद्र मामा और मामे को खबर करो, माँ को पता नहीं क्या हो गया है। राजीव रुआंसा होकर चिल्लाकर बोला था। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई थी। एक साया जो कि अब तक दरवाजे के पीछे खड़ा सब सुन रहा था, चुपचाप मंदिर की तरफ निकल गया था। एक साया मंदिर की सीढ़ियों पर अंधेरे में ईश्वर की तरफ मुंह करके हाथ जोड़े खड़ा था। उसके मन में उथल पुथल चल रही थी। चुपचाप पीछे से सारी बातें सुनना तो शिष्टाचार के विरुद्ध है। क्या मैंने सही किया? नहीं नहीं, मुझे यह नहीं करना था। फिर मन में यह भी आता, यह अध्याय अपनी माँ के अतीत का क्या राजीव मुझे इतनी आसानी से बता पाता? उसकी माँ का अतीत कुछ भी हो, मैं उससे प्यार करती हूँ। वह बहुत सरल और सहज इंसान है, सारे व्यसनों से दूर। मैं क्या करूँ प्रभु, मुझे शक्ति दो। मैं क्या करूँ? मैं पापा से झूठ नहीं बोलूँगी। अभी बताती हूँ पापा को सब कुछ फ़ोन पर। ऋतु ने मंदिर में बने अतिथि गृह में आकर पीछे से दरवाज़ा उड़का दिया था। खिड़की पर खड़ी अपने पिता कृष्णकांत अग्रवाल को फोन लगाने लगी कि तभी दरवाजे पर खटपट की आवाज सुमित्रा जी की सुनकर कोठरी वह में तो चौंक गई अफरा थी। तफरी मची है। उनकी शायद तबीयत बहुत खराब है। सारे के सारे लोग उनको लेकर भोपाल रवाना हो गए हैं। आज यह ईश्वर का प्रसाद, फल दूध और मीठा खाकर रात का खाना निपटा लेना बिटिया। पंडित जी ने वह थाली प्रेम से सामने के टेबल पर रख दी थी और आशीर्वाद देते हुए बाहर निकल गए थे। उनकी बात सुनकर ऋतु को बड़ा झटका लगा, लेकिन तब तक उसका मिलाया हुआ कॉल उसके पापा के फोन से कनेक्ट हो चुका था और उधर से आवाज आई, हाँ बेटा कैसी हो? ऋतु, हेलो पापा। वह कांपती सी आवाज में बोली, क्योंकि सुमित्रा जी की तबीयत का सुनकर अब उसे पसीना आने लगा था। उसकी कपकपाती आवाज सुनकर उसके पिताजी बोले, तुम्हारी आवाज जरा ठीक नहीं लग रही है। तबीयत तो ठीक है ना बिटिया? ऋतु ने सारी बातें आदि से अंत तक अपने पापा को सुना दी थी। ऋतु कृष्णकांत अग्रवाल की इकलौती बिटिया थी। पति के विवाह विच्छेद होने के बाद कृष्णकांत जी ने अपनी बिटिया ऋतु को पाल पोस कर बड़ा किया था। दूसरी शादी करने का विचार उन्हें आया ही नहीं। गहनों की बड़ी सी दुकान थी अग्रवाल साहब की मुंबई में और लक्ष्मी का हृदय हस्त सिर पर था। नौकरों की घर में कमी नहीं थी, अतएव जिंदगी ठीक ही चली। कृष्णकांत जी ने ऋतु को बड़े जतन से पाला था, सारी स्त्री उचित शिक्षा भी दी थी और उसे स्वतंत्र सोचने की आज़ादी भी दी थी। मेरे पहले सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना बेटा। तुम राजीव से प्यार करती हो? जी। पल भर की देर नहीं हुई थी ऋतु को इसका उत्तर देने में। उन्होंने पूछा, क्यों?
ऋतु ने फिर से झट से उत्तर दिया, क्योंकि वह बहुत सच्चा इंसान है, सीधा और सरल है, दुनिया की तमाम बुराइयों से दूर है, पढ़ा लिखा है। कृष्णकांत जी ने अपनी बिटिया को समझाते हुए कहा, फिर तो बात ऐसी बनती है कि राजीव के पिता कौन थे, माँ का अतीत क्या था, उससे हमें क्या लेना देना बेटा। हमें तो सिर्फ यह ध्यान में रखना है कि रुद्र प्रताप मामा के घर पल बढ़कर वह बड़ा हुआ है, वह एक सच्चा इंसान है, पढ़ा लिखा लड़का है, बस। दूसरी बात, यदि तुम्हें राजीव के साथ ब्याह करना है तो इस वक्त तुम्हें राजीव के साथ अस्पताल में होना था। तुम्हें दरवाजे के पीछे से सारी बातें सुनकर वापस मंदिर में नहीं आना था। तुम अगर राजीव के साथ अस्पताल जाती तो उसे यह एहसास होता कि उसके हर सुख दुख में तुम हमेशा उसके साथ रहोगी। यहाँ तुमने गलत किया बेटा, और एक बात और तुमने गलत की। आज के बाद कभी भी दरवाजे के पीछे खड़े रहकर किसी की बात नहीं सुनोगी। यह असभ्यता है, शिष्टाचार के विरुद्ध है। कल तड़के सुबह फ्लाइट से भोपाल पहुंच रहा हूं मैं। उसके बाद टैक्सी हायर करके सूर्यगढ़ पहुंचूंगा। तुम मंदिर में ही मिलोगी मुझसे, ठीक है। फोन कट गया था और ऋतु गंभीर चेहरा लिए बंद हुए फोन की तरफ देख रही थी। पापा की कही बातें चुप गई थी उसे, पर बात तो सच थी। सारी रात आईसीयू में रहने के बाद जब सुबह सुमित्रा जी को डॉक्टर लोगों ने खतरे से बाहर बता दिया, तब प्राइवेट वार्ड में ले जाने की बातें होने लगी। दोपहर को 1 बजे करीब कृष्णकांत अग्रवाल के साथ ऋतु अस्पताल पहुंची। वहां पर राजीव ने जैसे ही ऋतु को देखा, वह उतावला होकर उसके पास दौड़ा आया। तुमने अवश्य ही मुझे फोन किया होगा ऋतु, पर मैं गलती से अपना फोन घर में ही भूल आया। उतावलेपन में राजीव ने ऋतु के दोनों हाथ जैसे ही पकड़े, उसकी नजर कृष्णकांत अग्रवाल पर पड़ी। उसने ऋतु के हाथ छोड़ दिए। अरे आप कब आए? कहते कहते राजीव पांव छूने के उद्देश्य से जैसे झुका, कृष्णकांत जी ने उसके दोनों हाथ थाम कर उसे उठा लिया। कुछ देर पहले पहुंचा हूँ बेटा, माँ कैसी है अब तुम्हारी? आप तक ऋतु के साथ कृष्णकांत अग्रवाल जी को देखकर रुद्र प्रताप सिंह जी भी आगे आ गए थे। बेटा राजीव, सुमित्रा जी तुम्हें बुला रही हैं। तुम ऋतु के साथ जाओ और मैं अग्रवाल साहब से बातें करता हूँ, जरा यहीं बेंच पर बैठकर। ऋतु और राजीव के नजरों से ओझल होते ही रुद्र प्रताप सिंह ने हाथ जोड़कर अग्रवाल जी से बात शुरू की। मैं राजीव का मामा रुद्र प्रताप सिंह। ऋतु के साथ आपको देखकर मैंने अंदाजा लगा लिया कि आप ही ऋतु के पिताजी हैं। आपने यदि पूर्व सूचना दी होती तो मैं अवश्य ही कोठी में किसी को छोड़ कर आता, आपकी खातिरदारी करने के लिए। कृष्णकांत जी देखते ही रह गए रुद्र प्रताप जी को, उनकी व्यवहार कुशलता को, उनकी बातचीत के सुरुचिपूर्ण लहजे को। राजीव की माताजी के अस्पताल जाने की खबर सुनते ही आपको सूचना दिए बगैर ही मैं आ गया मुंबई से। मंदिर में आते आपके अतिथि गृह में मुझे कोई असुविधा नहीं हुई रुद्र प्रताप जी। वैसे डॉक्टर कल शाम तक सुमित्रा बहन को घर ले जाने की इजाजत दे रही हैं, परंतु शर्त यह है कि अस्पताल की ही एक नर्स 24 घंटा सुमित्रा बहन के साथ रहेगी। अब यह अस्पताल में तो बातचीत नहीं हो सकती ना। अग्रवाल साहब, आप जितने दिन चाहे यहाँ रह सकते हैं। आप मेरे मेहमान हैं, हमें खुशी होगी आपकी मेहमान नवाजी करके। सुमित्रा जी के घर पहुंचने के बाद अग्रवाल साहब ने ही रुद्र प्रताप सिंह के सामने बात शुरू की। रुद्र प्रताप जी, मैं व्यवसायी आदमी हूँ, अधिक दिन यहाँ रुक नहीं सकता। एक बात की अनुमति लेनी थी आपसे। आप सलाह मशवरा कर लीजिए अपनी पत्नी से और सुमित्रा जी से भी। देखिए, मैं लड़की का पिता हूँ, इस हिसाब से पहले मुझे ही पहल करनी चाहिए। मैं विनती करता हूँ कि मेरी बिटिया को बतौर बहू अगर आपका परिवार स्वीकार करता है तो मैं धन्य हूँ। वैसे आपको पता ही होगा कि राजीव और ऋतु एक दूसरे को पसंद करते हैं।
अपनी बातें पूरी करने के बाद भी हाथ जोड़े कृष्णकांत जी रुद्र प्रताप सिंह की तरफ देख रहे थे। रुद्र प्रताप जी गहरी नजरों से कृष्णकांत जी की तरफ देखकर मुस्कुराए और हल्के से, यह मुस्कुराहट कृष्णकांत जी के समझ में तो नहीं आई, पर रुद्र प्रताप सिंह जी कह रहे थे मन ही मन, यह सब तो होना ही था अग्रवाल साहब, पर हम आपकी समझदारी के कायल हो गए हैं। रुद्र प्रताप सिंह, आप स्वयं सुमित्रा जी से बात करना पसंद करेंगे शायद। अग्रवाल साहब आइए, सुमित्रा जी से बात करवा देता हूँ। कहते कहते सुमित्रा जी के कमरे की तरफ लेकर चले अग्रवाल साहब को रुद्र प्रताप सिंह। इस बीच सीमा जी ने सारी बातें सुमित्रा जी के कानों में डाल दी थी। सुमित्रा जी खुश तो थी, परंतु तनिक वो में थी, और सीमा जी उन्हें समझा रही थी कि चिंता ना करो सुमित्रा बहन, आपके भैया सब संभाल लेंगे। सुमित्रा जी के बाजू की कुर्सी पर बैठी सीमा जी अग्रवाल साहब और रुद्र प्रताप को देखकर उठकर खड़ी हो गई थी, हाथ जोड़कर। बहन, ये है ऋतु के पापा कृष्णकांत अग्रवाल जी, इन्हें कुछ बात करनी है तुमसे। कृष्णकांत जी, कैसी है आपकी तबीयत सुमित्रा जी? जी बेहतर हूँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे। सुमित्रा जी ने बातों ही बातों में उन्हें सीधे बात पर आने का इशारा कर दिया। कृष्णकांत जी, देखिए, मैं लड़की का पिता हूँ, यह मेरा कर्तव्य होता है कि मैं आपसे विनती करूँ, यदि आपके परिवार को कोई ऐतराज ना हो तो आप सब ऋतु को अपने पुत्र वधू स्वीकार करें। कृष्णकांत जी अब भी हाथ जोड़े सुमित्रा जी की तरफ देख रहे थे। सुमित्रा जी कुछ क्षण चुप रही तो सीमा जी ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया था। इशारा स्पष्ट था कि चिंता नहीं करो। मैं समझ सकता हूँ, अभी तो आप बीमार हैं सुमित्रा बहन जी, तो एक काम तो अवश्य किया जा सकता है। रुद्र प्रताप जी, मंदिर के पंडित जी और गांव के बड़े बुजुर्गों के सामने मंगनी की रस्म अदा कर दी जाए तो मैं निश्चिंत होकर चला जाऊंगा यहाँ से। वातावरण थोड़ा हल्का हो गया था। अब सीमा जी, सुमित्रा जी और रुद्र प्रताप जी मुस्कुरा रहे थे। यह अवश्य ही संभव है। फिर 2 दिनों बाद सारे गांव के सामने दोनों बच्चों की सगाई हो गई। खुशी का माहौल था। शादी की तारीख भी तय हो गई और फिर अग्रवाल साहब अपनी बिटिया को लेकर चले गए। उस दिन रात को सुमित्रा जी अपने बिस्तर पर लेटे लेटे बहुत कुछ सोच रही थी। वह खुश थी। वह मन ही मन परमपिता को बार बार प्रणाम कर रही थी और सोच रही थी, ईश्वर का आशीर्वाद ही था जो सरस्वती माँ मुझे मिल गई और रुद्र प्रताप और सीमा भाभी जैसे भाई भाभी मुझे मिले, नहीं तो भावनाओं के ज्वर में बहकर आज भी जाने कितनी सुमित्रा इस दुनिया की भीड़ में जिल्लत वाली जिंदगी जीती हैं और गुम हो जाती हैं।